Hello students, how are you? Fine. So my name is VK Singh and you are watching SAV Solutions. As I told, I am here with class 10th ICSE Maths. So today we will start with GST chapter 1. Okay. So let's go to the board. हाँ तो बच्चों जीएसटी क्या होता है भाई? जीएसटी जी से होता है गुड्स, एस से होता है सर्विस, टी से होता है टैक्स। ठीक है, मतलब फुल फॉर्म क्या होगा इसका? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, समझ गए? ये अभी रिवाइज सिलेबस में ये चैप्टर आया है। इसके पहले हम लोग वैट पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? वैट। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने ये जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। अच्छा, मोदी जी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? इनकी पॉलिटिकल पार्टी कोई बता सकता है? चलो जल्दी से कमेंट करना। ठीक है, क्या करना? जल्दी से कमेंट। ओके, तो हमें पढ़ना है आज गुड्स एंड तो वैट। पहले वैट होता था, फुल फॉर्म क्या था इसका? वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होता था भाई? वैल्यू एडेड टैक्स, वैट होता था। और भी बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, बहुत सारी और भी टैक्सेस होते। तो इन सबको मिला के क्या बना दिया गया? जीएसटी। क्यों? क्योंकि मोदी जी का क्या कहना था? एक देश एक टैक्स। ठीक है, एक देश एक टैक्स। ओके, चलो तो जीएसटी तो हमने जान लिया। ठीक है, फिर देखो जीएसटी में कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये जान लिया ना, ये हम अब इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्या कर दें? इरेज कर देना। ठीक है, ये कमेंट करना है क्या? पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, तो पहला क्या है हमारे पास? पहला है हमारे पास डीलर। तो भैया डीलर क्या होता है? तो डीलर क्या होता है? एनी पर्सन हु बाइज गुड। क्या करेगा ये? गुड्स को बाई करेगा एंड रीसेल, और इसको फिर रीसेल कर देगा। तो ऐसे पर्सन्स जो पहले गुड्स को खरीदते हैं फिर रीसेल करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डीलर बोलते हैं। ठीक है, अब डीलर जब होते हैं तो ये डीलर का रजिस्ट्रेशन होता है जीएसटी का। क्या होता है भाई? रजिस्ट्रेशन हो, सॉरी, क्या होता है भाई? रजिस्ट्रेशन होता है जीएसटी का। जीएसटी के अंदर ये रजिस्टर्ड होते हैं। तो जो रजिस्टर्ड होंगे सिर्फ वही जीएसटी लगा सकते हैं या चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि भाई जीएसटी में इनपुट जीएसटी क्या है, और दूसरा इसको 2 का 1 मान लो, इसको 2 का 2 मान लो। आउटपुट जीएसटी क्या है? ठीक है, या तो कैपिटल जी लाओ, लिखते कोई दिक्कत तो होगी नहीं, कैपिटल जी। ठीक है,
तो देखो भाई इनपुट जीएसटी क्या है? इनपुट जीएसटी है जीएसटी पेड बाय द डीलर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्या? जीएसटी पेड बाय द डीलर। इनपुट जीएसटी क्या है? जो डीलर पे करेगा। डीलर मतलब जो आगे पे होगा, जो ये अपने आगे पे करेगा वो इनपुट जीएसटी, और जो कंज्यूमर इसको देगा वो क्या हो जाएगी? आउटपुट जीएसटी। ठीक है, मतलब कोई भी है, डीलर हो या रिटेलर हो या कोई भी, वो जो अपने आगे जीएसटी पास करेगा, अपने से आगे वाले को देगा, जो ये देगा उसको, उसके लिए ये इनपुट जीएसटी होगी, और जो ये कलेक्ट करेगा वो इसके लिए आउटपुट जीएसटी होगी। इतना क्लियर हुआ? फिर से सुन लो एक बार कि चाहे वो डीलर हो या रिटेलर हो या जो भी, वो जो जीएसटी अपने आगे वाले को पास ऑन करेगा, जो ये पे करेगा, जो जीएसटी ये बंदा पे करेगा वो इसके लिए इनपुट जीएसटी, और जो ये कलेक्ट करेगा वो उसके लिए आउटपुट जीएसटी। मतलब अगर हम कहें कि इसने क्या किया, 100 रुपए जीएसटी कलेक्ट की और 80 रुपए जीएसटी अपने पीछे वाले को दी, तो 80 हो जाएगी इसके लिए इनपुट जीएसटी और 100 हो जाएगी इसके लिए आउटपुट जीएसटी। ठीक है, इतना क्लियर? तो ये हो गई इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। फिर बात आती भाई कि जीएसटी होती कितने टाइप की है। ठीक है, जीएसटी होती कितने टाइप की, तो ये इरेज कर दे। अच्छा, मोदी जी को इरेज कर दे। मोदी जी, चलो मोदी जी को भी इरेज कर देते हैं। टाटा मोदी जी। चलो, हाँ, तो जीएसटी कितने टाइप की होती है? तो जीएसटी 2 टाइप की होगी भाई, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न होती है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और एस किसके द्वारा होती है? स्टेट गवर्नमेंट। और इन सब के अलावा एक और जीएसटी है, वो होती है आईजीएसटी। मगर आईजीएसटी कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक हमारे पास यूटीजीएसटी होता है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, समझ गए भाई? तो आईजीएसटी कब लगेगा और ये वाले जीएसटी कब लगेंगे, ये भी समझने वाली बात है ना? सही बात है ना? चलो इसको भी समझ लेते हैं। हाँ, तो जीएसटी 2 टाइप की होती है। क्या? एक होती है हमारी इंट्रा स्टेट, एक होती है इंटर स्टेट। ठीक है, अब बताओ भाई ये इंट्रा स्टेट क्या होती है और इंटर स्टेट क्या होती है? तो देखो भाई, इंट्रा स्टेट वो होती है जिसमें हमारी गुड्स और सर्विस, क्या? गुड्स और सर्विस जो होती हैं ये क्या होती हैं? क्या होती हैं भाई? क्या होगी? एक ही स्टेट के अंडर में होगी, मतलब 1 स्टेट। मतलब जो गुड खरीदा गया, जो बेचा गया, सारी काम किस में हो रहे हैं? एक ही स्टेट के अंडर में हो रहे हैं, तो वो है इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट मतलब जब 2 से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व हो जाए, खरीदा दूसरे स्टेट से जाए, बेचा दूसरे स्टेट में जाए, तो ये क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट हो जाएगा। ठीक है,
तो देखो जब इंट्रा स्टेट होता है, मतलब जब एक ही स्टेट के अंदर होता है, तो दो टाइप की जीएसटी लगती है। क्या भाई? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी होता है सेंट्रल जीएसटी और एस होती है स्टेट। पर जब इंटर स्टेट होता है तब सीधे आईजीएसटी लगाया जाता है। और आईजीएसटी क्या होता है भाई, पता है किसी को? आईजीएसटी होता है, क्या होता है? इंटरग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन सा? इंटरग्रेटेड। ठीक है, यहां वो आईजीएसटी को इंटर स्टेट मत नाम दे देना, ठीक है? क्या नाम होता है? इंटरग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम बात करें, मान लो एक इंटर स्टेट में किसी चीज में टैक्स लगा 18%। कितना टैक्स लगा भाई? 18%। तो 18% का 9% टैक्स चला जाता है मतलब सेंट्रल को सीजीएसटी के फॉर्म में, और 9% टैक्स चला जाता है एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट को। मगर इंटर स्टेट जब होता है तब ये पूरा का पूरा 18% किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास जाएगा भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और इसमें स्टेट को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? पक्का? आगे बढ़े, इरेज कर देते हैं ये, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि बताओ भाई वो जीएसटी क्या होगी जो एक डीलर या रिटेलर गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, तो देखो डीलर और रिटेलर गवर्नमेंट को कोई भी जीएसटी अपनी जेब से पे नहीं करते। ठीक है, आसान भाषा में समझना, बिल्कुल सिंपल। ये कुछ भी नहीं पे करते अपनी जेब से। ये क्या पे करते हैं? जितना इनके पास जीएसटी कलेक्ट किया है इन्होंने, किसी से भी, कंज्यूमर से किया या इनके पहले अगर कोई और है, कोई भी बंदा, जितना इन्होंने कलेक्ट किया है, कितना कलेक्ट किया है, जितना भी किया है, और जितना इन्होंने दिया है, उस हिसाब से इनके पास जितना बचेगा वही ये स्टेट को देंगे। मतलब मान लो इन्होंने 100 रुपी कलेक्ट किया एज अ जीएसटी, और इन्होंने अपने आगे वाले को पास कर दिया 80 रुपीज एज अ जीएसटी। तो इनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? टैक्स लायबिलिटी मतलब जितनी इनको गवर्नमेंट को पे करनी, तो इनको मात्र 20 रुपीज गवर्नमेंट को पे करने। कितने पे करने? 20 रुपीज। मतलब जो ये कलेक्ट कर रहा था उसको हमने क्या नाम दिया था? आउटपुट जीएसटी। और जितनी ये दे रहा था उसको हमने क्या नाम दिया था? इनपुट जीएसटी। तो अगर हम टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मूला निकालें तो टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी? किसी की भी टैक्स लायबिलिटी आएगी आउटपुट जीएसटी माइनस, इससे ये माइनस किया ना, माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक है, अब देखो, अच्छा जीएसटी किस पे लगता है? अब अगर ये बंदा जीएसटी पे करेगा तो ये कितने पे करेगा? ये उतने ही पे करेगा जितने का इसने सामान परचेज किया है। कितने पे करेगा? जितने का सामान इसने परचेज किया। और डीलर आगे वाले को कितने पे करेगा? जितने का सामान इसने परचेज किया है। ठीक है, मतलब जो इसके जस्ट पहले इधर बंदा है उसने अगर कोई सामान परचेज किया मतलब उतने का इसने बेचा है ना,
तभी तो उसने उतने में परचेज किया। मान लो हमने कहा इसने 500 रुपए की कोई चीज खरीदी, इसका मतलब इसने 500 रुपए की बेची होगी, है ना। तो जब इसने 500 रुपए की बेची होगी तो हम आउटपुट जीएसटी एक तरह से क्या लिख सकते हैं, जीएसटी ऑन, अब इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो जीएसटी ऑन सेल प्राइस माइनस, अभी भी इसी के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, जीएसटी ऑन परचेज प्राइस। ठीक है, तो ये तो हो गया टैक्स लायबिलिटी, समझ गए। मतलब चाहे डीलर हो चाहे रिटेलर हो, ठीक है। तो बच्चों अगर हम गौर करें तो देखो जहां से जीएसटी शुरू होती है पे होना, ठीक है, यही पूरी जीएसटी लौट के मिलती है गवर्नमेंट को। कैसे मिलती है चलो देख लेते हैं, अभी इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं। चलो ये चीज समझ लेते हैं कि कैसे। मान लो कोई हमारे पास मैन्युफैक्चर था, मैन्युफैक्चर ने वो सामान डीलर को दिया, डीलर ने वो सामान रिटेलर को दिया और रिटेलर ने वो सामान बेच दिया कंज्यूमर, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मान लो मैन्युफैक्चरर ने वो सामान 100 रुपए का दिया, तो एक तरह से इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 100 रुपए और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 100 रुपए। अब डीलर कुछ प्रॉफिट लेगा, अब इसने प्रॉफिट लेने के बाद ये सामान 150 का इसको दे दिया, तो अब इसकी परचेजिंग प्राइस 150, इसकी सेलिंग प्राइस 150, फिर इसने यही चीज थोड़ा सा प्रॉफिट लेने के बाद 200 का इसको दे दिया कंज्यूमर को, ठीक है। तो इसकी परचेजिंग प्राइस 200, अब कंज्यूमर किसी को देगा क्या, नहीं, इसने खरीद लिया। अब जब इसने खरीद लिया तो ये पे करेगा जीएसटी। मान लो इसने 50 रुपीज जीएसटी पे की, क्योंकि इसने 200 पे खरीदा था तो 50 रुपीज जीएसटी पे की, ठीक है। इसके बाद इसने 150 पे खरीदा था तो ये कितनी पे करेगा, ये मान लो इसने 40 रुपीज पे की। ये मान रहा है, ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं है इसमें, अगर आप कोई वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे तो मतलब डेटा मिसमैच करेगा, हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब इसने 100 रुपीज का खरीदा था तो ये जीएसटी कितनी पे करेगा, मान लो 30 रुपीज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब क्या हुआ कि जो जीएसटी इसने दी उससे कुछ इसके पास बची होगी, बाकी इसने आगे दे दी, फिर कुछ बची होगी, बाकी इसने आगे दे दी। तो देखो अब इसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, यही तो निकालते हैं कि जितनी इसने कलेक्ट की और जितनी दी उसका माइनस करने से, तो ये 10 रुपए की टैक्स लायबिलिटी भरेगा, उसी तरह ये भी 10 रुपए की टैक्स लायबिलिटी भरेगा और ये 30 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स लायबिलिटी भरेगा, क्योंकि इसने किसी को दिया नहीं दिया। तो देखो एट लास्ट गवर्नमेंट को मिला कितना, 30 रुपीज इससे मिला, 10 इससे मिला और 10 इससे मिला, एट लास्ट उसको गवर्नमेंट को मिला कितना, 50 रुपीज तो मिला ना। मतलब कंज्यूमर ने जितना पे किया, कंज्यूमर ने जितना जीएसटी पे किया पूरा गवर्नमेंट को मिला, बड़े टुकड़ों टुकड़ों में मिला, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी, बहुत क्लियर, ठीक है। तो अगर हम इसको दूसरे शब्दों में समझें तो देखो क्या है, इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि जितना कंज्यूमर जीएसटी पे करेगा घूम के गवर्नमेंट को उतना ही मिलेगा, भले इससे कुछ मिलेगा इससे कुछ मिलेगा बाकी इधर से मिलेगा, ठीक है। चलो, तो अगर हम अदर वर्ड्स में समझें तो किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो रिटेलर हो या डीलर हो या कोई भी हो, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, टैक्स लायबिलिटी उसकी उतनी ही बनी जितना उसने प्रॉफिट लिया था,
टैक्स लायबिलिटी उसकी कितनी बनी, जितना उसने प्रॉफिट लिया था। प्रॉफिट का जितना परसेंट टैक्स लगता होगा उतनी ही उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अब ये जीएसटी का परसेंटेज है, ये सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है, हर आइटम का अलग होता है। तो किसी बंदे की अगर टैक्स लायबिलिटी डायरेक्ट पूछे तो डायरेक्ट उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या है, जितना इसने प्रॉफिट लिया है उसी का जितना जीएसटी लग रहा है उतना परसेंट पे कर देगा, वही उसकी क्या बन जाएगी, टैक्स लायबिलिटी। हो भी वही रहा था। देखो उसने 200 पे जीएसटी कलेक्ट किया और 150 पे जीएसटी दे दिया, तो उसने उसके पास कितना जीएसटी बचा एट लास्ट, जितना उसने प्रॉफिट कमाया था उतने का ही तो जीएसटी बचा, और उतने का जीएसटी उसने गवर्नमेंट को पे किया। तो गवर्नमेंट को जो पे किया वही तो टैक्स लायबिलिटी थी। तो टैक्स लायबिलिटी क्या निकली भाई, टैक्स लायबिलिटी वही तो निकली जितना उसने प्रॉफिट कमाया था, ठीक है। और टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मूला तो आप लोगों को हमने पहले भी बताया, आउटपुट माइनस इनपुट, ठीक है। तो ये होता है पूरा टैक्स लायबिलिटी का खेल। अब सबसे बड़ी बात कि बंदा जीएसटी देगा किसको, जो जीएसटी अमाउंट लगता है वो हमेशा परचेज अमाउंट पे लगता है। किस पे लगता है भाई, परचेज अमाउंट पे। हम कहे मान लो कोई है उसका एमआरपी मान लो 500 रुपए है, तो हमें मतलब नहीं एमआरपी उसका कितना है, हमने कितने पे खरीदा है। हमने अगर मान लो उसको डिस्काउंट के बाद मान लो हमको इन्होंने 200 का डिस्काउंट दे दिया, हमने 300 का खरीदा और 10% जीएसटी है, तो हम जीएसटी 50 रुपए नहीं पे करने वाले, हम जीएसटी सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज पे करेंगे। क्यों, हमने जितने में सामान खरीदा है हम जीएसटी उतने में ही पे करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, पक्का। तो फिर बात ये आती है, जैसे लोग नहीं अक्सर कहते हैं कि भाई पक्का बिल मत बनवाइए, ठीक है, पक्का बिल नहीं बनवाएंगे तो आपकी हम जीएसटी छोड़ देंगे, यही तो कहते हैं ना। तो देखो भाई होता क्या है, इसके पीछे का खेला क्या है। देखो आपने पक्का बिल नहीं बनवाया, पक्का बिल नहीं बनवाया मतलब उसका रिकॉर्ड इसके पास है ही नहीं, मतलब इसने वो सामान बेचा ही नहीं एक तरह से। और जब इसने वो सामान बेचा ही नहीं तो इसको गवर्नमेंट को कोई टैक्स देना ही नहीं है, बच गया टैक्स, है ना। चलो ठीक है, तो देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, ताकि और आपको क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, एमएल का एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो अगर आप एमएल फॉलो करते हैं तो आपको वहां भी ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अ रिटेलर बाइज एन एयर कंडीशनर फ्रॉम अ होलसेलर फॉर ₹35,000 and sells it to a consumer at a profit of 8%. If the rate of GST is 28%, calculate the tax liability of the retailer. ठीक है, पढ़ लो भाई क्वेश्चन, पढ़ लिया। चलो जो नहीं पढ़ पाया वो पॉज करके पढ़ ले, ठीक है। चलो हटा दे क्वेश्चन। तो देखो भाई यहां पे कितने लोग हैं, यहां पे एक होलसेलर है और एक रिटेलर है और एक कंज्यूमर, ठीक है। तो रिटेलर ने खरीदा है कितने में, 35,000।
तो मतलब इसने इतने में सेल किया होगा और इसने इतने में परचेज किया होगा। फिर इसने आगे कंज्यूमर को 8% प्रॉफिट पे दे दिया और कंज्यूमर के पास पहुंच गया। अब हमें इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी। क्या निकालनी भाई? टैक्स लायबिलिटी। तो देखो भैया, टैक्स लायबिलिटी क्या होती थी? याद है किसी को? अभी तो बताई थी। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। क्या थी भाई? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो देखो, आउटपुट जीएसटी क्या होगी? इसने जितने में सेल किया होगा उसके बिहाफ में जितनी जीएसटी कलेक्ट की होगी वो ही होगी आउटपुट जीएसटी। इसके बाद इसने जितनी जीएसटी पे कर दी होगी वो हो गई होगी इनपुट जीएसटी। ठीक है, तो इनपुट जीएसटी तो बहुत इजीली आ जाएगी क्योंकि हमें इसका परचेज अमाउंट पता है ना। तो परचेज अमाउंट से अगर हम जीएसटी निकालें तो 35,000 का हमें 28% निकाल लेना है क्योंकि हमें जीएसटी का रेट क्या दिया था? 28%। ठीक है, बैक करके क्वेश्चन पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पीछे करके देख लो। ठीक है, तो 35 का 28% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 9800। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि इनपुट जीएसटी तो हमारी 9800 आने वाली है। अब बात आई आउटपुट जीएसटी कैसे निकालें भाई? तो देखो, आउटपुट जीएसटी हमने क्या बताया था? जिस अमाउंट पे इसने सेल किया है उस अमाउंट पे ये जीएसटी कलेक्ट करेगा, वही हमारी आउटपुट जीएसटी थी। ठीक है, तो देखो भाई, आउटपुट जीएसटी क्या हो जाएगी? अब गौर से देखो, किस अमाउंट पे सेल किया? परचेज इतने पे किया, 8% प्रॉफिट पे सेल किया है। तो क्या अगर हम 35 का 8% निकाले तो वो प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो देखो, 35,000 का हमने पहले निकाला 8%, तो ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आएगा 2800। तो 2800 तो इसका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अब यहां से परचेज अमाउंट क्या हो, सॉरी सेल अमाउंट इसका क्या होता है भाई? या सीपी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट। जितने में खरीदा है और प्रॉफिट जोड़ के वही तो सेलिंग प्राइस बनेगा। तो सेलिंग प्राइस देखो कितना होगा? 35,000 प्लस का 2800, तो ये सेलिंग प्राइस हमारा कितना बन के आएगा? 37,800। तो अब सेलिंग प्राइस पता चल गया तो क्या आउटपुट जीएसटी नहीं निकाल सकते भाई? निकाल सकते हैं। 37 का 8% निकाल देंगे, सॉरी 28% निकाल देंगे। अब आप लोग आईसीएससी बोर्ड में तो आई होप इतना तो कर ही लेंगे, परसेंटेज निकालना आता होगा। तो ये कितना आएगा भाई? ये आएगा हमारे पास 10584। कितना आएगा? 10584। तो देखो, आउटपुट जीएसटी यहां पे रख दो 10584 माइनस ये, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 784 रुपीज, और ये सब भी रुपीज में होंगे। ठीक है, तो ये हो गया भाई एक मेथड। ठीक है, क्या? एक मेथड। अब देखो इसका इजी मेथड। ठीक है, इसका इजी मेथड। इजी मेथड में हमने क्या बताया था? टैक्स लायबिलिटी क्या होती है किसी की भी? उसके प्रॉफिट का जीएसटी परसेंटेज होती है क्या टैक्स लायबिलिटी? यही तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले। प्रॉफिट का क्या क्या था? प्रॉफिट का जीएसटी परसेंटेज। तो देखो भाई, प्रॉफिट क्या था? अभी हमने निकाला था प्रॉफिट कितना आया था? 2800 आया था क्या भाई?
सीधे हमने 8% निकाल लिया था, क्योंकि 8% का प्रॉफिट था तो 35 का 8% निकाल लिया तो प्रॉफिट हमारे पास आया था 2800, और इसका 28% निकाल देंगे, वही तो उसकी टैक्स लायबिलिटी होगी। तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो भी 784 आएगा। ठीक है, तो ये होता है इसका शॉर्ट फॉर्म। तो अगर अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 नंबर में आएगा तो आप क्या करोगे, पूरा लॉन्ग मेथड लगा दोगे। हालांकि शॉर्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि मेथड पे मैथ्स डिपेंड नहीं करती है, मेथड सही होना चाहिए, ठीक है, बट कभी कभी डिपेंड कर भी जाती, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो हमने आपको दोनों मेथड बता दिए, आपको जो ठीक लगे आप लगा सकते हो। ठीक है, और डेफिनेटली एमसीक्यू वगैरह है तो डेफिनेटली यही वाला आप लगाएंगे, जिससे कि जल्दी हो जाएगा, कैलकुलेशन भी छोटी रहेगी आपकी। ठीक है, क्योंकि आईसीएससी बोर्ड अगर हम देखें तो आईसीएससी बोर्ड में कैलकुलेशंस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई की भी वीडियोस पड़ी हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो कैलकुलेशन सीबीएसई में थोड़ी इजी होती है, आईसीएससी में थोड़ी टफ होती है। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी होती है कि कैलकुलेशन हम कितनी इजीली कर लें, टफ कैलकुलेशन को कितना इजी बना के कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के साथ, और ये जीएसटी का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में आई होप खत्म हो जाएगा। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।